ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं इनके जो आर्थिक हित हैं, इन्होंने अपने आर्थिक हितों की, इनके पास पूंजी पर पर्याप्त मात्रा में है, जिससे इनके जो आर्थिक इकोनॉमिक बेनिफिट थे इनको बहुत ज़्यादा मिले। और इस परिप्रेक्ष्य में जो विकासशील देश थे इनकी स्थिति उतनी प्रॉपर रूप से अच्छी नहीं हो सकी। तो विकासशील देशों ने डिसीजन लिया, ठीक है, विकसित देशों के तरह साथ, कि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक प्रकार से हम अपने आर्थिक उद्देश्यों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। तो विकसित देशों के साथ विकासशील देशों ने मिलकर के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम लोग ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसके अंतर्गत देखें। इसके अंतर्गत आप स्लाइड में ही देख सकते हो कि 5 मेंबर हैं, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसमें जो सबसे ज़्यादा मेंबर है वो विकासशील देश हैं। तो विकासशील देश कहीं ना कहीं विकसित देशों के साथ मिलकर के अपने आर्थिक उद्देश्यों को, राजनीतिक उद्देश्यों को, कूटनीति को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इसलिए इन्होंने इस प्रकार एक ताकतवर संगठन ब्रिक्स के रूप में सामने लाए। तो ब्रिक्स क्या है, अगर हम ये बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है और इसका संगठन, ठीक है, गठन जो था साल 2009 में किया गया। इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चीन देशों द्वारा मिलकर के बनाया गया। प्रारंभ में 4 देश थे, फिर बाद में एक कंट्री और शामिल की गई, ठीक है। वही इस समूह द्वारा अभी तक कुल 10 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, ठीक है। तो 10 शिखर सम्मेलन यानी 10 मीटिंग्स इनकी ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने अपनी रणनीति को डिस्कस किया, ठीक है। दरअसल ब्रिक्स राष्ट्र द्वारा हर साल आपका औपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स राष्ट्रों के राज्य और सरकार के प्रमुख द्वारा हिस्सा लिया जाता है। यानी जो राज्य सरकार में प्रमुख होंगे, चाहे आपके गवर्नर की स्थिति अच्छी हो, चाहे राष्ट्रपति, और चाहे आपके पास राष्ट्रपति की स्थिति अच्छी हो, चाहे आपके पास प्रधानमंत्री की स्थिति अच्छी हो, जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो इसमें प्रतिभाग कर सकेंगे। अगर हम ब्रिक्स की इतिहास की बात करते हैं तो ब्रिक्स में शामिल सभी देशों की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत है। आप चाहे इंडिया का ले लो, चाहे चाइना का ले लो, ठीक है, चाहे रसिया को ले लो, सारी कंट्री मतलब एक अच्छी इकोनॉमिक स्टेटस के साथ काम कर रही हैं। साल 2001 में इसी चीज का जिक्र किया कि द ओनिल ने अपने द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक ब्रिक नाम का एक प्रकाशन किया गया था। जिम ओडनील गोल्डमैन सैच समूह से, जो अमेरिका के एक बहुराष्ट्रीय निवेशक बैंक है और वित्तीय सेवा कंपनी है, उसमें उस समय बतौर अध्यक्ष के रूप में ये काम कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्ट रखा कि वर्ल्ड में जो बेटर इकोनॉमिक है उसकी आवश्यकता है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे डेवलपिंग कंट्री हो, और हमको नीड्स टू बेटर इकोनॉमी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। और इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने इस पर काम किया और उसी दौरान उन्होंने भारत, ब्राजील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्था पर अनुसंधान किया था और इन देशों के अर्थशास्त्र विश्लेषण करने के बाद उन्होंने अपने अनुसंधान को प्रकाशित किया। और उस अपने प्रकाशन में जिम ओनलिन ने लिखा था कि 4 ब्रिक देश हैं, जिसमें पहले 4 कंट्री थे, भारत, ब्राजील, रूस और चीन, तेजी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 सालों तक इन देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं इस वक्त दुनिया की सबसे अमीर देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बड़ी होने वाली थी। तो उन्होंने अपने अनुसंधान के माध्यम से ये रिपोर्ट रखी कि आगे 50 साल जो आएंगे वो इन 4 कंट्रियों का ही दबदबा रहेगा, क्योंकि इन देशों का बाजार काफी बड़ा है। चाहे भारत का आप बाजार ले लो, चाहे चाइना का बाजार ले लो, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण पूरे वर्ल्ड के जितने डेवलप्ड कंट्री हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, इस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। किसकी?
भारत की और चाइना की, क्योंकि एक बहुत बड़ा बाजार, एक बहुत बड़े निवेश की अपॉर्चुनिटी देगा और विश्व में जो ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं होंगी, इस अवसर को कोई भी खोना नहीं चाह रहा होगा। इस प्रकार ये तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के नाम से, ठीक है, जानी जा रही हैं। इस प्रकाशन में जिम ऑनलिन ने इन चारों देशों के नाम के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसे हम ब्रिक्स शब्द का इस्तेमाल कहते हैं। इन देशों के नाम के प्रथम शब्द को लेकर के बनाया गया था। तो पहले ये ब्रिक था, बाद में साउथ अफ्रीका को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया गया, तब वो ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जिम ऑनलिन ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अगर हम बात करते हैं ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है, ठीक है, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो जिस वक्त ब्रिक्स का गठन हुआ उस वक्त इसमें केवल 4 देश शामिल थे, जिसके कारण इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या था, ब्राजील, रूस, आपका चीन और भारत, जबकि दक्षिण अफ्रीका इस समूह से जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, तो जुड़ा तो इसका नाम ब्रिक्स हो गया, यानी BRICS, ये ब्रिक्स रख दिया गया। ब्रिक्स को बनाने का उद्देश्य क्या था? विश्व में अमेरिकी डॉलर एक प्रमुख मुद्रा है और आपने देखा होगा विश्व में जितना भी ट्रेड होता है वो डॉलर के अंतर्गत ही कैलकुलेट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो अगर एक कंट्री के मुद्रा के रूप में भी विश्व का व्यापार संचालित होगा तो कहीं ना कहीं वो देश सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। तो इस प्रकार एक देश को वर्ल्ड लेवल पर जो एक प्रकार से छा रहा था, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए इस कदम को उठाया गया था। ठीक है, ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि वो इस मुद्रा, कौन सी, अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं के उपयोग कर उन मुद्राओं को विश्व स्तर पर मजबूत कर सके। तो यानी डॉलर जो बहुत तेजी से मजबूत हो रहा था, विश्व व्यापार का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था, ब्रिक्स कंट्रियों ने डिसीजन लिया कि क्यों ना अन्य मुद्राओं को वर्ल्ड लेवल पर हम लोग लाएं, क्योंकि आज अगर अमेरिकन डॉलर ज्यादा अधिक स्ट्रांग होता चला जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे लिए आती चली जाएगी। तो इस प्रकार ब्रिक्स देशों ने अपने उद्देश्य के अंतर्गत अमेरिकी डॉलर की जो संप्रभुता थी, उस संप्रभुता को समाप्त करने के लिए तथा अन्य मुद्राओं के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने के लिए ब्रिक्स को बनाया। यह पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि आपका विश्व का सारा व्यापार आज अमेरिकी डॉलर में संपादित हो रहा है। अगर यह अमेरिकी डॉलर में लगातार संपादित 50 साल तक अगले होता रहा तो अमेरिका विश्व का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा, और ताकतवर देश हो जाएगा तो एक अमेरिका सर्वसंपन्न राष्ट्र बन जाएगा और सब पर क्या हो जाएगा, एक छत्र राज कर सकता है। इसलिए ब्रिक्स ने अमेरिकी डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं को उपयोग करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने का सलाह दिया। ठीक है, ब्रिक्स को बनाने का जो दूसरा सबसे बड़ा मकसद था, पहला मकसद तो आपने क्लियर कर दिया कि अमेरिका का जो एकाधिकार था, अमेरिकन डॉलर का जो एकाधिकार था, वो समाप्त करना था, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन था वो विकासशील देशों के लिए एक विशेष व्यापार ब्लॉक बनाना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री छाए हुए हैं। तो डेवलप्ड कंट्री के सार्वभौमिकता को समाप्त करना और विकासशील देशों के लिए एक अच्छा रास्ता ओपन करना भी ब्रिक्स का एक दूसरा उद्देश्य था, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में विकासशील देशों पर विकसित देश काफी अधिक दबदबा बनाए हुए हैं। इस दबदबे को खत्म करने के लिए ब्रिक्स देशों द्वारा व्यापार ब्लॉक बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अलावा ब्रिक्स समूह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल के रूप में भी कार्य करता है और साथ में विकासशील देशों को विकसित करने में उनकी मदद भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ब्रिक्स था उसने क्या किया कि विकसित तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य एक ब्रिज का काम किया तथा विकासशील देशों को हेल्प कर रहा है कि आप भी विकसित राष्ट्र में कन्वर्ट हो जाइए। तो देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को लेकर के ब्रिक्स ने काम करना चालू किया। पहला था अमेरिकन डॉलर के संप्रभुता को समाप्त करना और दूसरा था विकासशील देशों के लिए एक वर्ल्ड में एक अलग से विशेष व्यापार ब्लॉक
को डेवलप करना ताकि विकासशील देशों का अपना अस्तित्व बन सके। अब कब हुई ब्रिक्स की शुरुआत? तो वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का एक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस, चीन देशों ने मिलकर के ब्रिक की स्थापना की। ठीक है, मतलब स्थापना पर चर्चा की गई, जिसके 3 साल बाद यानी सन 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था। ठीक है, तो देखिए न्यूयॉर्क से 2006 से इसका कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आया था और जब ये कॉन्सेप्ट चला तो उसके बाद 2009 में हमारे पास ब्रिक्स आया तथा रूस में पहला इसे सम्मेलन किया गया। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पहला ब्रिक्स का सम्मेलन कब हुआ, तो याद रखिएगा रसिया में पहला सम्मेलन हुआ था। कब शामिल हुआ दक्षिण अफ्रीका? क्योंकि ब्रिक्स है, ब्रिक नहीं अब रह गया, ब्रिक्स हो चुका है, तो दक्षिण अफ्रीका। तो इस ग्रुप के साथ वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका राष्ट्र भी जुड़ गया था। अप्रैल 2011 में चीन में आयोजित किए गए इस शिखर सम्मेलन में इस देश के राष्ट्रपति ने भी भाग लिया था। किस देश के? दक्षिण अफ्रीका के। जब से लेकर के अभी दक्षिण अफ्रीका देश में कई बार इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए ब्रिक्स देश और वर्तमान में उनके नेताओं के नाम कौन है और उनके पद क्या हैं। तो देखिए ब्रिक्स देश, पहला ब्राजील को हम डिस्कस करते हैं। वर्तमान में नेता का नाम मिशेल टेमर है और इनका पद क्या है? राष्ट्रपति की है। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष की बात करते हैं, जो राष्ट्र में सबसे ज्यादा पावर के साथ रहता है तो उसको इसमें नेता पद के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपके पास रसिया, रूस, जिसमें व्लादिमीर पुतिन है जो राष्ट्रपति पद पर हैं। भारत आपके श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री पद पर हैं। दक्षिण अफ्रीका में सिरिल रामाफोसा है जो राष्ट्रपति पद पर हैं और चाइना में शी जिनपिंग है जो राष्ट्रपति के रूप में हैं। तो ये वर्तमान नेता है और उनके पद हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर रखना होगा। अब हमारे पास जो 10 या 11 आपके पास शिखर सम्मेलन हो चुके हैं ब्रिक्स के, उन पर हम थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उस पॉइंट्स को आपको क्रम से देखना होगा। तो ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन सन 2009 में हुआ था और इस सम्मेलन का में 4 देश के नेता शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के दौरान हमारे देश के प्रतिनिधित्व उस समय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो प्रथम सम्मेलन आपका कहां पर? 4 देश के लोग हुए थे और इस वहीं आपका ब्राजील देश का प्रतिनिधित्व लूला डी सिल्वा ने किया था जो कि उस समय ब्राजील के राष्ट्रपति हुआ करते थे, जबकि रूस देश के प्रतिनिधित्व इस देश के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव द्वारा किया गया था और चीन देश का प्रतिनिधित्व हु जिनताओ ने किया था और उस समय इस देश का राष्ट्रपति ये थे। ठीक है, पहले शिखर सम्मेलन ब्रिक्स देशों द्वारा वर्तमान की वैश्विक वित्तीय संकट, वैश्विक विकास और ब्रिक्स समूह को और मजबूत बनाने पर चर्चा की गई थी। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे जो प्रथम शिखर सम्मेलन के अंतर्गत डिस्कस किया गया था। जो इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे, दूसरा वैश्विक विकास हमको करना है डेवलपमेंट का, यानी वर्ल्ड लेवल का डेवलपमेंट, हमको वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना है और ब्रिक्स समूह के जो ऑब्जेक्टिव हैं उन ऑब्जेक्टिव को और अधिक ब्रॉड करना है। दूसरा ब्रिक्स सम्मेलन जो आपका था, ठीक है, ब्रासीलिया शहर में हुआ था और इस सम्मेलन में हमारे देश का प्रतिनिधित्व द्वितीय बार हमारे फिर से प्रधानमंत्री जी ने किया था, क्योंकि साल में प्रत्येक साल होता है, इसलिए द्वितीय बार भी मनमोहन जी गए और वहीं अन्य देशों के प्रतिनिधि भी सम्मेलन में आए। ठीक है, तो 2010 में हुए इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका देश के राष्ट्रपति और फिलिस्तीन देशों के विदेश मंत्री मेहमान के रूप में बुलाया गया था। वही इस साल दक्षिण अफ्रीका ने ब्रिक्स का हिस्सा बनने का फैसला किया था। इस सम्मेलन में ईरान देश परमाणु हथियार और वित्तीय संस्थाओं में सुधार करने से जुड़े मुद्दों पर ब्रिक्स देश द्वारा चर्चा की गई थी। तो ईरान देश और परमाणु हथियार और वित्तीय संस्थानों में सुधार, तो ये 3 मुद्दे थे इसके अंतर्गत। आपका तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन था और तीसरा ब्रिक्स सम्मेलन 2011 में हुआ था। ठीक है, इस पर भी हमारे श्री मनमोहन सिंह जी हमारे देश की तरफ से गए थे और इस सम्मेलन में अर्थशास्त्र,
अंतर्राष्ट्रीय कानून, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और लीबिया में गृह युद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ठीक है, आपका चौथा ब्रिक्स सम्मेलन था और इस सम्मेलन के दौरान दूरसंचार पर डिस्कशन हुआ। ठीक, ऑप्टिकल फाइबर जो वर्ल्ड लेवल पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए पनडुब्बी संचार केबल सिस्टम बनाने की घोषणा इसमें की गई और विकास बैंक के निर्माण पर भी बात की गई। ठीक है, पांचवा आपका ब्रिक्स सम्मेलन 2013 में हुआ और इसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर हुआ कि आपके देश में हाँ विकास बैंक के निर्माण की बात की गई, डेवलपमेंट बैंक ओपन करने की बात की गई और इस बैंक के खोलने का मकसद विकासशील और कम विकसित देशों को विकास के संरचना परियोजनाओं को शुरू करने के लिए वित्त पोषण की मदद करने की बात की गई। यानी ब्रिक्स के अंतर्गत एक डेवलपमेंट बैंक होगा जो डेवलपिंग कंट्री को उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए वित्त पोषण का काम करेगा। जैसे वर्ल्ड बैंक है तो इसी प्रकार ब्रिक्स चाहता है कि हमारा अपना खुद का डेवलपमेंट बैंक ओपन हो जाए। ठीक है, छठा ब्रिक्स सम्मेलन 2014 में हुआ और इसके अंतर्गत ठीक है ब्रिक्स देश 9 विकास बैंक यानी एनडीबी के गठन के लिए सहमत हो गए, एनडीबी के लिए सहमत हो गए थे और इस बैंक को खोलने से जुड़ी घोषणाएं भी इसके अंतर्गत की गई। सातवां ब्रिक्स सम्मेलन 2015 में किया गया। यह सम्मेलन संघाई सहयोग और संगठन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ संयुक्त रूप से किया गया था। इन दोनों संगठनों के देश के नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ उन्हें मुलाकात भी की गई। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक फोरम को और अधिक स्ट्रांग करने का इसमें मकसद रखा गया। आठवां ब्रिक्स सम्मेलन 2016 में हुआ और यह गोवा में यानी भारत में ऑर्गेनाइज हुआ। यह पॉइंट आपको नोट करनी है, ठीक है। और इस सम्मेलन में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ट्वीट होस्ट किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद की निंदा की थी। ठीक है, आप समझ सकते हो कि भारत में अगर हो रहा है तो भारत की जो प्रॉब्लम होगी उसको उठाया जाएगा। तो आतंकवाद की निंदा की गई और आने वाले समय में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, एग्रीकल्चर, रेलवे, ब्रिक्स खेल परिषद के क्षेत्र में शोध केंद्र स्थापित करने का भी इसके अंतर्गत फैसला लिया गया। आपका 9वां ब्रिक्स सम्मेलन 2017 में चीन के जियामेन शहर में हुआ था और यहां पर ठीक है इस सभा में मिस्र, गिनी, मैक्सिको, तजाकिस्तान, थाईलैंड देशों के मुख्यों को भी निमंत्रित किया गया था और इन देश के नेताओं ने इस सभा में हिस्सा बने थे। और 10वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 में हुआ। यह सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में हुआ था और यह दूसरा मौका था जब इस देश को मौका मिला था। और इस सम्मेलन के दौरान मेहमान के रूप में हमने तुर्की और अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपतियों को बुलाया गया था। ठीक है, और आपका ये क्योंकि थोड़ी सी स्लाइड पुरानी है तो इसलिए जो 2019 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील देश में किया जाना प्रस्तावित किया गया था और 2020 में होने वाले 12वें ब्रिक्स सम्मेलन की जिम्मेदारी रूस को दे दी गई है। इस सम्मेलन में मेजबानी देश द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की जाएगी। इसके अलावा यह शिखर सम्मेलन में संघाई सहयोग संगठन के साथ मिलकर के काम करने का प्रस्ताव बनाया गया। तो इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि ब्रिक्स समूह द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको देख करके कई देश काफी ज्यादा खुश हुए, प्रभावित हुए और इन देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा प्रकट की है। ठीक है, जो नीचे बताए गए हैं। ठीक है, जैसे आपके अफगानिस्तान ब्रिक्स में, अर्जेंटीना, लेबनान, इंडोनेशिया, मैक्सिको, तुर्की, मिस्र, ईरान, नाइजीरिया, सूडान, सीरिया, बांग्लादेश और ग्रीस भी ब्रिक्स में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई है। और किस महाद्वीप के हैं ये कंट्री? एशिया, अमेरिका, एशिया, इस प्रकार के ये कंट्री चाहते हैं कि हमको भी ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए क्योंकि ये अपने उद्देश्य या लक्ष्यों के प्रति बहुत अधिक समर्पित है और ये उनके कहीं ना कहीं आर्थिक हितों को साधेगा।
ब्रिक्स द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों पे अगर हम बात करते हैं तो ब्रिक्स देश द्वारा 2014 में 2 वित्तीय बैंक बनाए गए और इनके नाम थे न्यू डेवलपमेंट बैंक या नव विकास बैंक। आकस्मिक रिजर्व की व्यवस्था करता है। मान लीजिए अचानक आपको इंटरनेशनल करेंसी की आवश्यकता है और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, तो आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर हम न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह 2014 में जुलाई के महीने में स्थापित किया गया था। किसके अंतर्गत? ब्रिक्स के अंतर्गत। ठीक है, इसका संचालन 2015 से शुरू हुआ था और इस वक्त बैंक के महासचिव केवी कामत थे। इस बैंक का प्रधान कार्यालय चीन देश के संघई शहर में है और यह बैंक ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इस बैंक को शुरू करने का लक्ष्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए उधार देना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और सालाना लगभग 3-4 आपके पास 6 टाइम 0 तक अधिकृत उधार दे सकता है। ठीक है, तो साल 2014 में ब्राजील में ब्रिक्स देश द्वारा ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था की स्थापना को लेकर के एक संधि हुई कि अचानक जो हमको फॉरेन करेंसी रिजर्व चाहिए वो चाहिए, तो मतलब अचानक हमको अगर इमरजेंसी में चाहिए तो उसके लिए भी रिजर्व की बात की गई। ठीक है, ब्रिक्स देशों ने हस्ताक्षर किया और आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष व्यवस्था की स्थापना की गई ताकि इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित न हो सके और हम वैश्विक तरलता को तुरंत उपलब्ध करा दें। यानी आईएमएफ अगर आपको देने से ठीक हाथ खड़ा कर दे, मतलब अगर आईएमएफ के पास अगर इंटरनेशनल लिक्विडिटी नहीं है तो आप इस ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व से इस मुद्रा को ले सकते हैं। ब्रिक्स देशों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण, ठीक है, ब्रिक्स देश के अंतर्गत शामिल 5 देश 4 महाद्वीपों से आते हैं। ये पॉइंट नोट रखिएगा, 5 देश 4 महाद्वीपों से आते हैं, जिसमें से भारत और चीन एशिया महाद्वीप से हैं, ब्राजील अमेरिकी महाद्वीप से आता है, रूस यूरोप महाद्वीप से आता है, दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से आते हैं। इसके अलावा सभी देश दुनिया की भूमि की सतह का लगभग 27% क्षेत्र इनके पास है। ठीक है, इस समूह में शामिल देश दुनिया का सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी है, यानी ये केवल 5 कंट्री 30% का जीडीपी रखते हैं। विश्व व्यापार में इन देशों की हिस्सेदारी वैसे तो ज्यादा नहीं है, मात्र 17% है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री की ज्यादा हिस्सेदारी है। हर साल ब्रिक्स में होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान इन देश के प्रमुखों में से किसी एक प्रमुख को, ठीक है, प्रो टेम्पोरर प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाता है और साल 2018 में हुए इस सम्मेलन में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति प्रो टेम्पोरर प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो इस प्रकार अगर हम रिजल्ट के रूप में कह सकें तो ब्रिक्स समूह के देशों ने काफी कम समय के अंदर कई सारी अहम उपलब्धियां हासिल कर लिया। इस समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि नव विकास बैंक का गठन करना है और इस बैंक को सफलतापूर्वक शुरू करना है। वही आने वाले समय में ब्रिक्स से जुड़े देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ये टॉपिक था, आपके साथ हमने डिस्कस किया ब्रिक्स और ब्रिक्स देश, उनके सम्मेलन तथा उनका कॉन्सेप्ट तथा उनके उद्देश्य। अब आपके कोई प्रश्न